हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार ऑडियो वीडियो चेक करा दीजिए प्लीज, बता दीजिए आवाज आ रही है। और फिर इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेटर हूँ। एंड ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। करंटली आई एम अ रिसर्च स्कॉलर, आई एम परसुइंग पीएचडी। इसी के साथ बात करते हैं कि अगर आपने अभी तक जेआरएफ अड्डा की फ्री एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है तो बिल्कुल आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्लासेस अब मिल जाती है कंसोलिडेटेड वे में, क्विजेज यहाँ पर मिलती हैं, फ्री टेस्ट आपको यहाँ पर कंडक्ट होते हैं, स्टडी मटेरियल भी यहाँ पर आपको अवेलेबल होता है, स्पेशली यूट्यूब की क्लासेस का फ्री प्लेटफॉर्म का, जो कि पीडीएफ्स होती हैं वो आपको सब जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर मिल जाती हैं। एंड अगर आपने अभी तक एटम 2.0 बैच को नहीं इनरोल किया है, क्योंकि ऑब्वियसली जून को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास कुछ ही महीने बचे हैं एंड ये हाई पीक टाइम है जहां पर आपको एक फुल फ्लेज कोर्स लेने के लिए, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए, जेआरएफ क्रैक करने के लिए आपको जो है कोर्स में इनरोल कर लेना चाहिए। तो बिल्कुल पेपर 1 प्लस पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट सीरीज हैंडबुक और क्रैश कोर्स के साथ आपको 13,999 में मिलेगा। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। फुल मटेरियल आपको यहाँ पर मिलता है और साथ ही लाइव क्लासेस अपडेटेड सिलेबस के साथ। इसी के साथ बेसिक से बेस्ट बिल्कुल शुरुआत से शुरू करने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए 2 बजे मैं लेकर आती हूँ यूट्यूब चैनल पर, फ्री प्लेटफॉर्म पर। एंड याद रखिए, जेआरएफ मतलब जेआरएफ अड्डा। इस बार का रिजल्ट जो है जेआरएफ अड्डा ने आपको दिखाई दिया है। 500 प्लस जेआरएफ रिजल्ट जो है नेट के साथ साथ आपको जेआरएफ अड्डा ने कर दिखाया है। तो बिल्कुल जेआरएफ अड्डा जो है फर्स्ट चॉइस है सभी बच्चों की। इसी के साथ बात करते हैं, मस्ट डन अमेंडमेंट का सेशन होने वाला है ये आज। अमेंडमेंट यानी आपके जो संशोधन है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। मस्ट डन, कौन कौन से जो है आपको अमेंडमेंट करने चाहिए। ये बेसिकली मेजर अमेंडमेंट्स की बात करती हूँ, मेजर रिकमेंडेशन की बात करेंगे, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज पॉलिटिकल साइंस में आपसे पूछे जाते हैं। तो ये दोनों ही सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बल्कि पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो देखिए, फर्स्ट अमेंडमेंट की बात करते हैं। 1957 में पहला जो आपका संशोधन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो बिल्कुल यही हुआ था जिसमें स्पेशल प्रोविजन बने थे इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इसी के साथ लॉ प्रोवाइड करे गए थे, जो कि बेसिकली ऐसे आपके प्रोटेक्शन ऑफ लॉस की बात करी गई थी। साथ ही 9 शेड्यूल में आपके लैंड रिफॉर्म्स की बात करी थी, जुडिशियल रिव्यू उसमें इंक्लूड हुआ था। इसी के साथ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंड रिलेशन, फॉरेन टाइज, इनकी बात सभी यहाँ पर हुई थी। बेसिकली यूनियन से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो आपके अमेंडमेंट फर्स्ट में आई थी। अमेंडमेंट 7 अगेन बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। 1956 इसका ईयर भी पूछा गया है तो इसको बिल्कुल याद रखेंगे। यहाँ पर अबॉलिश कर दिया था पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी ऑफ अ स्टेट में। प्राइसली स्टेट्स में गिना जाता था इनको पहले, लेकिन फिर इनको अबॉलिश कर दिया था और बिल्कुल जहां पर जो है 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज निकल कर आई थी। ठीक है, ये पीवाईक्यू में पूछा गया है एक बारी। इसी के साथ ज्यूरिडिक्शन जो है हाई कोर्ट का यूनियन टेरिटरीज के ऊपर एक्सटेंड कर दिया गया। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि स्टैब्लिशमेंट कॉमन हाई कोर्ट होने लग गए 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के। इसी के साथ एक और चीज यहाँ पर हुई कि गवर्नर भी आपके 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के जो बन सकते थे, यानी कि एक गवर्नर जो है 2 या 2 से ज्यादा स्टेट का हो सकता है। तो ये बात भी आपकी इसी अमेंडमेंट में करी गई है। आगे बात करते हैं 15th अमेंडमेंट। 15th अमेंडमेंट की कुछ रिकमेंडेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हाई कोर्ट जो है इशू कर सकते हैं रिट्स, उसकी बात है। ठीक है, तो हाई कोर्ट के इशू करने के रिट्स के ऊपर बात थी। यहाँ पर इंक्रीज कर दी गई थी रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 टू 62। जी हाँ, पहले 60 थी, उसके बाद 62 साल जो है रिटायरमेंट की एज कर दी थी हाई कोर्ट के जजेस की। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं बोलूंगी कि सारी रिकमेंडेशन याद करनी जरूरी है, लेकिन कुछ एक चीज जो है आपको बिल्कुल एक आप कोड वर्ड में बनाकर लिख सकते हैं, जैसे कि 60 टू 62 कर दो यहाँ पर हाई कोर्ट जजेस, ऐसे करके कुछ कुछ पॉइंट बना लीजिए जो वैलिड पॉइंट है, पूछे जाते हैं। 24th अमेंडमेंट, बिल्कुल इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये अफर्म कर, और एक बात तो ये अभी रिसेंटली आईएएस के एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मतलब यूपीएससी, बेसिकली यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर जो है ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। वेल, यहाँ पर अगर बात करें कि इस अमेंडमेंट में क्या हुआ था, तो यहाँ पर पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, मतलब पार्लियामेंट को जो है
ये पावर मिल गई थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का किसी भी पार्ट पे अमेंडमेंट जो है कर सकते हैं। एक और बात, अगर हम अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल याद रखिए, आर्टिकल 368 जो है वो ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो बिल्कुल आर्टिकल 368 अमेंडमेंट की बात करते हैं, ठीक है। ऑल्सो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट या कुछ भी हो तो वो अमेंडमेंट हो सकते हैं, ये पार्लियामेंट कर सकता है, ये इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। और कंपल्सरी कर दिया था इस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट को कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर अपना असेंट बिल्कुल देंगे ही देंगे, ठीक है। उनको देना ही है कंपल्सरी, उनको असेंट जो है देना ही पड़ेगा। कोई भी पॉकेट वीटो या कोई भी किसी तरीके का वीटो पावर जो है यहाँ उस तरीके से उसके बावजूद भी कोई भी काम नहीं आएगा। आगे बात करते हैं 42nd अमेंडमेंट के ऊपर। तो बिल्कुल 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बहुत सारी रिकमेंडेशन दी हुई है, स्वर्ण सिंह कमेटी का बिल्कुल बहुत बड़ा योगदान रहा है इसके साथ। इसी के साथ सबसे पहले तो 3 नए वर्ड्स जो है प्रियम्बल के अंदर ऐड कर दिए थे, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी प्रियम्बल के अंदर बिल्कुल ऐड हो गए थे। फंडामेंटल ड्यूटीज आ गई थी पार्ट 4A में, फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो आ गई थी आपकी। इसी के साथ आपके प्रेसिडेंट जो थे वो बाउंड हो चुके थे, बाइंडिंग हो गए थे, उनको एड एंड एडवाइस मिले कैबिनेट से, उनको माननी ही पड़ेगी। साथ ही आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स भी यहाँ पर आ गए थे, इंपॉर्टेंट है। तीनों चारों रिकमेंडेशन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ लोकसभा की जो स्टेट लेजिस्लेटिव और लोकसभा की जो फ्रोज द सीट्स, मतलब सीट्स को फ्रोज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस के ऊपर, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ जो है कुछ और चीजों पे बात कर लेते हैं। लोकसभा के इलेक्शन, जी हाँ, उस समय अमेंडमेंट 42 में लोकसभा का टेन्योर जो है 5 साल से बल्कि 6 साल कर दिया था। यानी कि अभी जो जैसे टर्म रहता है एक सरकार का 5 साल, उससे बढ़ाकर 6 साल कर दिया था। डीपीएसपी जो, अगर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को provided the laws of implementation of DPSP cannot be declared invalid by the court on the grounds of violation of fundamental rights। मतलब DPSP को इनवैलिड आप नहीं करार दे सकते हैं। एक तो ऐसे कुछ पॉइंट्स जो थे डाले गए हैं। इसके साथ मेजर इंपॉर्टेंट पे बात करें तो डीपीएसपी भी, 3 डीपीएसपी भी ऐड हुई थी यहाँ पर। 3 डीपीएसपी भी ऐड हुए थे, इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड और पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, एंड साथ ही फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हो सकता है मैं गलत हूं, बट ऐसे कुछ है, 43A है, ठीक है। मैं ऑनेस्टली बताऊं बच्चों, आप बताना, थोड़ा सा मेरे को भी मिस आउट हो रहा है, क्योंकि मेरी भी फैक्ट्स कमजोर है, टीचर भी भूल सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका लीगल एड है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर है, एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। यहाँ पर ए पार्ट जो है ना वो ऐड हो गया था, ठीक है। तो इसको बिल्कुल याद रखेंगे, लीगल एड, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें से 43A तो मुझे बहुत जोरों से याद आ रहा है, जो कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर है। बाकी बिल्कुल आप देख लेंगे कि कौन कौन से पार्ट ऐड हुए हैं। साथ ही प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो है यहाँ पर बिल्कुल उसकी बात करी गई है, पार्ट टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर काउंट होगा। 44th अमेंडमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि पहले जो 6 साल की बात करी गई थी टेन्योर की लोकसभा की, यहाँ पर दोबारा से 5 साल कर दी गई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले तो यही कि जो आपका प्रॉपर्टी वाला जो राइट था उसको लीगल राइट बना दिया गया, आर्टिकल 3A के अंदर। साथ ही यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस बाय द आर्म रिबेलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। जैसे कि आपकी इमरजेंसी का मिसयूज ना हो, इसलिए इंटरनल डिस्टर्बेंस को जो है रिप्लेस कर दिया गया था बाय द आर्म रिबेलियन, ठीक है। ये कुछ आपके चेंजेस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंपॉर्टेंट चीजें यही है। साथ ही ये भी कहा था कि फंडामेंटल राइट जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी में खासकर बना रहेगा, तो वो आपके आर्टिकल 20 और 21 में वो सस्पेंड नहीं हो सकते। अगर आपकी नेशनल इमरजेंसी होगी तो उस दौरान भी आपके आर्टिकल 20 और 21 जो है कभी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं बिल्कुल आप सभी के लिए। आगे बात करते हैं 61st अमेंडमेंट, बिल्कुल यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, जहां पर 21 साल से घटाकर एज 18 साल कर दी थी। आप जो हमारे नागरिक हैं वो वोट कर सकते हैं, अब 18 साल के होते ही बिल्कुल वोट डाल सकते हैं। तो 21 साल से 18 साल जो है एज कर दी थी। 61st अमेंडमेंट 1989, ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। 73rd अमेंडमेंट, बिल्कुल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का पार्ट 9 ऐड हो गया था। दी पंचायत नाम से 11 स्केड्यूल इसके तहत आया था, जिसके अंदर 29 फंक्शनल आइटम है। और बिल्कुल जब हम लोकल गवर्नमेंट पढ़ेंगे तब हम इन सब पे बिल्कुल नजर डालेंगे। 74th अमेंडमेंट की बात करते हैं 1992, ठीक है। बेसिकली 1992 और 1993
कहा जाता है इनको, ठीक है। बहरहाल बात करते हैं, पास तो दोनों एक्ट उसी टाइम पर ही हुए थे, पर एक थोड़ा पहले हो गया था, एक बाद में हुआ था, सिंपल वही बात है। तो बात करते हैं म्युनिसिपैलिटीज की। पार्ट 9A है म्युनिसिपैलिटीज के नाम पर 12 स्केड्यूल्स, यहाँ पर 18 फंक्शनल आइटम के साथ बिल्कुल आ गया था। 86 अमेंडमेंट आपका एजुकेशन, RTE राइट टू एजुकेशन की बात जो करते हैं, बिल्कुल 21A ऐड हो गया था आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर, जहां पर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करी थी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। इसी के साथ आपके DPS की पी के अंदर भी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर भी आर्टिकल 45 रिलेटेड हुआ एजुकेशन से रिलेटेड, जो कि बात करते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन की 6 साल के लिए बच्चों की। और इसी के साथ फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर भी आपका 51A आया, जो कि यही था कि एवरी सिटीजन, हर एक नागरिक को एज अ पेरेंट अपने बच्चों को एक जो 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक जो है एजुकेशन बिल्कुल प्रोवाइड करानी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। ये आपका 86 अमेंडमेंट था। उसके बाद बात करते हैं 89th अमेंडमेंट की। देखिए 89th अमेंडमेंट जो है ना, वो बाइफरकेट करता है अर्स्ट वाइल कंबाइंड नेशनल कमीशन, क्योंकि 65 अमेंडमेंट के तहत, 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आपके नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST ये इकट्ठी थी, ठीक है। मैं ये भी बता दूं कौन सा अमेंडमेंट वो 65 अमेंडमेंट के अंदर नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST को एक साथ लेकर आया, एक कमीशन बना दी गई थी। लेकिन 89th अमेंडमेंट के अंदर इसको बाइफरकेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स जो है, जो दोनों ही अलग अलग नाम से जाने लग गई। एक आपका आर्टिकल 338 में आता है और एक आपका आर्टिकल 338A में आता है, ठीक है। तो अगर बात करें NC-SC की, तो वो आता है 338 में, और NC-ST की तो ये आता है 338A में, ठीक है। ये कुछ चेंजेस जो है लाए गए थे, इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इनकी कॉम्पोजिशन भी बताई थी कि एक चेयरपर्सन रहेगा प्लस एक वाइस चेयरपर्सन रहेगा और 3 इनके मेंबर रहेंगे। ये कुछ कॉम्पोजिशन थी और इनको अपॉइंट करेगी प्रेसिडेंट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में खासकर। 91st अमेंडमेंट की बात करते हैं, बिल्कुल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है ये अमेंडमेंट। इसके अंदर साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लिमिट कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल बात करिए कि टोटल मिनिस्टर्स जो रहेंगे प्राइम मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, वो लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ रहेगी उससे 15% से ज्यादा एक्सीड नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये बात 75(1)A आर्टिकल के अंदर डाली गई है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ either house of parliament belonging to any political party who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified on the appoint of minister। ये आपका जो एक आपका एंटी डिफेक्शन लॉ का एक प्रोविजन है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आपका 75B में भी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में आपको अमेंडमेंट में आया गया था। 91st अमेंडमेंट 2003 के अंदर ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आपकी सीट्स एलोकेशन से रिलेटेड है, एक आपका डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स से रिलेटेड है। इसके अंदर सेम ही प्रोविजन आए थे स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। सेम ही प्रोविजन आपके स्टेट के लेजिस्लेचर के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड आए थे। ये जो 2-3 चीजें हैं, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसको बिल्कुल ध्यान रखना। साथ ही एक और चीज की एंटी डिफेक्शन लॉ का जो प्रोविजन है वो 10th शेड्यूल में बताया गया है, इस चीज को भी बिल्कुल ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आगे बात करते हैं 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके अंदर क्या हुआ था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करी गई थी, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात प्रोविजन आ गया था यहाँ पर आर्टिकल 19 के अंदर भी इसकी बात करी गई, जो राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी था, इसके बात करी गई। DPSP के अंदर आर्टिकल 4B के अंदर इसकी बात करी गई, ठीक है। एंड साथ ही अगर बात करें फंडामेंटल राइट के अंदर, तो बिल्कुल पार्ट 9B में, यानी कि पार्ट 9 आपका था पंचायत, अभी हम पढ़ के आए हैं। पार्ट 9A आपका था म्युनिसिपैलिटीज और पार्ट 9B आपका है क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। तो इसके नाम से आया गया था, यानी कि आर्टिकल 243ZH से लेकर 243ZT तक। जी हाँ, बिल्कुल, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, उसके बाद जो है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का आर्टिकल आ जाता है, तो इसको बिल्कुल याद करने में आसानी होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं फर्स्ट 101 अमेंडमेंट जो था आपका 2016 में ये आया था। ईयर इंपॉर्टेंट है अगेन, GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो बहुत ही काफी सारे मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस थे और बहुत सारे टैक्सेस को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एक सिंगल टैक्स पॉलिसी में लेकर आ गया ये। तो GST आपका 2016 में आया था और
101 यानी बिल्कुल हाँ शगुन का लिफाफा कह लीजिए टैक्स और बिल्कुल 101 अमेंडमेंट के तहत आया था। आगे बात करते हैं 102 अमेंडमेंट की। ये पास किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा 2008 में। इसके अंदर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का स्टैब्लिश हुआ। जी हाँ, 338 क्या था? नेशनल कमीशन फॉर एससी। 338 जो था 338A नेशनल कमीशन फॉर एसटी, ये दोनों बने थे किसके तहत? 89th अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, उसके बाद आपका आया कौन सा आया? 102nd अमेंडमेंट के तहत यहाँ पर एक और चीज आ गई जो है आपका 338B। बी से याद कर लो, बैकवर्ड क्लास की बात करी गई है और इसका आर्टिकल का वो भी यही है, नंबर भी यही है 338B, जो कि बैकवर्ड क्लास की बात करता है। और ये आपका आया था 102। ठीक है, 102 अमेंडमेंट के तहत आया था। कोशिश यही करियो कि याद हो जाए आपको, है ना। आगे बात करते हैं 103 अमेंडमेंट की। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ था आपका, यहाँ पर 10% रिजर्वेशन की बात करी थी फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, EWS की। ठीक है, यहाँ पर जो है आपकी 10% बात कर गई थी कि उनको जो है रिजर्वेशन मिलेगा। 2019 में ये एक्ट आया था आपका। अगेन 104th अमेंडमेंट एक्ट आपका 2019 में ही पास हुआ था, जहां पर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की जो है रिजर्वेशन की अगर बोले तो वो बिल्कुल स्टेट असेंबलीज और लोकसभा के अंदर 70 साल से लेकर 80 साल इसको डाल दिया गया था। ठीक है, मतलब अब 80 साल तक जो है इनको रिजर्वेशन मिलेगा। एससीज और एसटी को कोटा रिजर्वेशन की बात यहाँ पर करी गई थी। साथ ही एंग्लो इंडियंस की बात जो होती थी, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की, इसको जरूर अबॉलिश कर दिया लोकसभा और स्टेट असेंबली के अंदर। इनको कोई भी कोटा या कोई भी रिजर्वेशन अब नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं 105 अमेंडमेंट एक्ट की। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है सोशली और एजुकेशनली, अब याद रखिए सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की बात हो रही है, यानी SEBC की बात हो रही है। एक नया क्लॉज डाला गया है आर्टिकल 342A के अंदर। ठीक है, जहां पर मॉडिफाई करे हैं क्लॉजेस 1 एंड क्लॉजेस 2। तो यहां पर बात हो रही है आपके सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की। 105 अमेंडमेंट जो कि 2021 में आते। याद रखना बच्चे, अमेंडमेंट दे देंगे, ठीक है, सिर्फ नंबर लिख के दे देंगे या फिर सिर्फ टाइटल लिख के दे देंगे और बोलेंगे अरेंज करो इनको ईयर वाइज। मान लो एक अमेंडमेंट दे दिया आपको 10% रिजर्वेशन फॉर EWS, एक दे दिया सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, एक दे दिया आपको कुछ और दे दिया। ठीक है, पर कहेंगे कि इनको अरेंज करो। तो टाइटल के साथ साथ इनके ईयर भी याद रखना प्लीज। ठीक है, लास्ट बात करते हैं, बिल्कुल अभी रिसेंटली हुआ है 2023 में 106 अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा, जहां पर वुमेन्स को पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने की बात करिए। 1/3 ऑफ ऑल सीट्स ऑफ फॉर वुमेन इज रिजर्व्ड इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में भी रिजर्व करा गया है आपके SC, इंक्लूडिंग SC एंड STs वुमेन ऑल्सो। तो ये कुछ अमेंडमेंट की बात थी। आई होप मैंने कोशिश करी हो आपको जो है एक पूरा मस्ट डन अमेंडमेंट का चार्ट देने के लिए, एंड आई होप आप इनको बिल्कुल याद करें, क्योंकि पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन तो निकल ही जाता है कभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, कभी पॉलिटिकल साइंस में। और बिकॉज हम इस बैकग्राउंड से, तो हमें याद करना बिल्कुल जरूरी है ये सारी चीजें। एटलीस्ट अमेंडमेंट और आर्टिकल तो बिल्कुल, यहाँ पर हम रिस्क नहीं ले सकते 2 नंबर का। तो अगर आपको बिल्कुल सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक करना। आई होप कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिली हो। शेयर करना, कमेंट भी करना कि सेशन पसंद आया है कि नहीं आया। सिमिलरली मस्ट डन आर्टिकल्स भी मैंने आपको करवाए हुए हैं। ठीक है, पहले प्रीवियस क्लास में जाकर मस्ट डन आर्टिकल्स बाय वर्षा मैम भी आप देख सकते हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। एंड हमारी पेड क्लास शाम को 7 बजे होती है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चों के लिए, तो बिल्कुल आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। कमेंट करना, लाइक करना अगर सेशन पसंद आया हो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।